बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ना एग्जांपल नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व की। तो एग्जांपल नंबर 2 ना एग्जांपल नंबर 1 की ही कॉपी थी। मतलब अब आपको एग्जांपल नंबर 2 में आज सच इतनी कुछ ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं थी। ये इजीली सॉल्व हो सकती थी। लेकिन एक बस सरसरी नजर, अब मतलब बहुत ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाने वाले। सिर्फ एक नजर हम लोग इसको देखने वाले हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना था। आर यू रेडी? देखें फिर एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन आया, कंप्यूट द contract price that would enable SPL to earn an incremental profit of 30% of the contract price। कौन सी होगी? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 30% प्रॉफिट आना है तो कॉस्ट कितनी होगी? 70%। अब ये ऐसी नहीं है जैसे बस देखते ही पता चल गया कि सेलिंग प्राइस का 30% है तो सेलिंग प्राइस 100, 30% उसमें प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी। अब जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आएगी उसको डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल आनी है हमारे पास। क्लियर? अब देखिए हमारे पास एडिशनल क्या कुछ बताया गया। कहते हैं स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड एसपीएल इज कंसीडरिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 ऑटो पार्ट्स फॉर अ लार्ज ऑटोमोबाइल असेंबलर। The part would be produced in a batches of 500 units each. The estimated cost of, तो मतलब सबसे पहले मैंने क्या करना है? नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करना। सबसे पहला स्टेप है कि नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने। जब नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस बनेंगे 20। 20 नंबर ऑफ बैचेस इन टोटल। अब उसने जो डाटा बताया है ना अकॉर्डिंग टू बैच बताया, मतलब 500 यूनिट का डाटा एट अ टाइम। अब आप ऐसे समझो जैसे ये यूनिट है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट 20 है। ओके हो गई बात है। क्या कहते हैं? कहते हैं जो डायरेक्ट मटेरियल लगना है ना वो है 135,000 का। डायरेक्ट लेबर है 1500 आवर्स पर बैच। और टोटल कितना पे कर रहे हैं हम उसको? 225। तो 225 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू 150 रुपीज पर। और हम लोग उसको पे कर रहे हैं। फिर कहते हैं वेरिएबल ओवर है ₹120 पर डायरेक्ट लेबर आवर और 180। अच्छा यहां से टोटल लेबर आवर फाइंड हो सकते थे। तो देखो 180 डिवाइडेड बाय 120 द आंसर इज, तो उसने कहा नहीं है डायरेक्ट लेबर आवर, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट लेबर आवर 1500 थे। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 180,000। ऑलराइट। फिर देखो हमारे पास सेटअप कॉस्ट पर बैच, और देखो जितनी मर्तबा बैच बनेगा उतनी मर्तबा सेटअप कॉस्ट आनी है। तो हम लोग कितने बैचेस बनाने जा रहे हैं? 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40 टोटल सेटअप कॉस्ट जाके बनेगी। ओके। हाँ ये अलग बात है बाद में एफिशिएंसी की वजह से या ड्यू टू एनी रीजन सेटअप कॉस्ट डिक्रीज होती जाए, क्योंकि पहले से एक सेटअप बना हुआ है। फर्स्ट सेटअप बनाने में ज्यादा कॉस्ट आ सकती है लेकिन नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए इतनी नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई बात हुई तो आपको बता देगा। मे भी सबके लिए कांस्टेंट हो तो वो फिर साइलेंट रह जाएगा। फिर हम अज्यूम करेंगे कि हर बैच पर 40,000 की सेटअप कॉस्ट आ जानी है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज्ड फॉर द प्रोजेक्ट। अब जहां पर अगर गौर करें ना तो ये इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, और ये वो इक्विपमेंट है जो हमने प्रोजेक्ट के लिए ही परचेज किया है, मतलब पहले से नहीं था और ये किसी और काम भी नहीं आ रहा। तो हम लोग उसको मतलब एक नॉन करंट एसेट है तो उस इक्विपमेंट की कॉस्ट तो नहीं लेकर आएंगे ना, उसकी तो डेप्रिसिएशन आना था। तो हम लोग वो डेप्रिसिएशन लेके आ रहे हैं 45,000 की। लेकिन अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके क्वेश्चन को गलत कराने में सबसे अहम रोल प्ले करता है, वो क्या है? कहते हैं एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स एट अ रेट ऑफ 16 पर आवर। जब उसने बात की ना एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स, इट मींस दैट आप ये प्रोजेक्ट करो या ना करो आपको ये वाली कॉस्ट पड़नी है। ऑलराइट। तो मतलब ये फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो ना हुई हमारे पास। जब इंक्रीमेंटल ना हुई तो इसके इस प्रोजेक्ट से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके हो गई बात? ओके हो गई बात? नेक्स्ट देखो, कहते हैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच इन टोटल। उसने हमें बता दी कि पहले बैच की कॉस्ट हमारे पास ये बन रही है
फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आई क्या, कहते सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैचेस। मतलब अगर फर्स्ट के लिए 40,000 है तो नेक्स्ट के लिए 5% के साथ डिक्रीज होगा 2,000 और बन जाएगा 38,000। फिर 5% डिक्रीज होगी, लेकिन भाई वो 5,000 जो डिक्रीज आना है वो 40,000 का नहीं आएगा, वो 5% जो डिक्रीज आना है वो 38,000 का आना है। ओके, और वो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1,900। ऐसे ही है ना। अच्छा फिर आगे देखते जाएंगे, कहते हैं देयर वुड बी नो फर्दर रिड्यूस इन द सेटअप कॉस्ट फ्रॉम फिफ्थ बैच टू ऑनवर्ड। मतलब फिफ्थ बैच तक आपने रिड्यूस करना है, उसके बाद आपने इसको रिड्यूस नहीं करना, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। फिफ्थ से लेकर मतलब सिक्स्थ से बेसिकली लेकर 20 तक नेक्स्ट लास्ट 15 बैचेस के लिए एक जैसी सेटअप कॉस्ट आएगी। ओके होगी बात। फिर कहते हैं लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 90% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 8 बैचेस ओनली। तो 9 to 12 आपने देखना है कि 8th बैच के ऊपर कितना टाइम लगता है। तो 9th to 12th बिल्कुल सेम वही हमारे पास टाइम लगेगा। और इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व इज -0.152। अगर ये ना गिवन होता तो कैसे निकालते? बी, इसे हम बी कहते हैं ना। बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 को कैसे लिखेंगे? 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। ओके हो गई बात। अच्छा ये मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि भाई अक्सर ऐसा होता है कि हमें ना आदत पड़ जाती है कि ये वैल्यू तो गिवन होगी, ये वैल्यू तो गिवन होगी, हम वो एक्चुअल फार्मूला भूल चुके होते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं ना और वहां पे ना गिवन हो, फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर फार्मूला याद ही नहीं आ रहा होता। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इवन के वैल्यूज गिवन नहीं हो, माइंड में एक मतलब फार्मूला लेके आ जाया करो कि इसका बेसिकली फार्मूला क्या। क्लियर? चलो अब ने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जी। हाँ तो फिर हमने इसको कंसीडर करना था। फिर इसको तो कंसिडर, आपने तो अच्छा इसके लिए हम लोगों ने देखो ये चीज जरूर कही हुई है कि अगर आप लोग कोई ऐसा एसिड नॉन करंट एसिड आप अपने किसी दूसरे एसिड की कंस्ट्रक्शन के लिए या उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनता है। ये वर्ड स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं तो शामिल करते हैं। ओके। अच्छा नेक्स्ट सुनिएगा अब देखें यहां पर बाकी चीजें कि क्वेश्चन इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि हमें मटेरियल के ऊपर ज्यादा खपने की जरूरत नहीं। मटेरियल का सिंपल सा फंडा था क्या, 135,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट। कैसा नहीं था? अच्छा फिर देखो ये आपने रॉ मटेरियल लिख दिया, फिर हमारे पास बात आ जाएगी लेबर की। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब बात आएगी लेबर पे, लेबर की। तो लेबर के ऊपर तो लर्निंग का इफेक्ट है। तो मतलब अगर फर्स्ट के ऊपर लग रहे हैं हमारे पास 1,500 आवर्स, तो सेकंड के ऊपर 1,500 नहीं लगेंगे। और ये लर्निंग कर्व कब तक जाएगा? फर्स्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर माइनस 0.15 एंड द वैल्यू इज। 95। अच्छा फिर ये हमारे पास आ गई, इसके बाद आपने देखना है। अच्छा इसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि ये तो 8th के लिए उसने अलग से वो एवरी टाइम आ गया ना पर बैच। मल्टीप्लाइड बाय 8 किया तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास? 8748.0 वो रहने दें। ओके हो गई बात। इसी तरह सेवंथ के लिए देखो, 7 into 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू पावर -0. जब 7 के लिए देख रहे हो तो 8 क्यों लिखोगे यहां पर? इज इक्वल टू 7,811। ये इसमें से लेस कर दो 937, और आपको लगेंगे 8th से
20 यूनिट पर बैच जाते हुए। ओके, तो अब आपका टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 8th बैचेस तक टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8748 प्लस नेक्स्ट कितने बैचेस? 12, और हर बैच पे ऑन एवरेज कितना टाइम? ये आपको बात समझ आ गई? तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 1999, ये टोटल टाइम है। अच्छा, फिर मजे की बात, कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली क्या करना है हम लोगों ने? मल्टीप्लाइड बाय 150, तो आपके पास लेबर की कॉस्ट आ जाए, विच इज इक्वल टू, कहीं यही तो नहीं बोल दिया आपने? मैच कर गई वैल्यू? ओके, कोई डाउट? अच्छा, फिर जो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे थे इस क्वेश्चन में, अगर गौर करें तो उसने कहा था डायरेक्ट लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 120, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स अब हमारे कितने हैं? इतने हैं, इतने ही है ना? मल्टीप्लाइड बाय 120 कर दो, देखो वैल्यू क्या आ रही है। ये देखो, 2399,040, डन। फिर हमारे पास आ गई सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट के लिए उसने कहा था कि फर्स्ट के लिए तो 40 है, उसके बाद 5% के लिहाज से इसने डिक्रीज होना है, और टिल फिफ्थ सेटअप ये डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन उसके बाद डिक्रीज नहीं होगी। तो मतलब फर्स्ट सेटअप की बात करें तो उसके लिए तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए 38 समथिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह चलते जाएंगे। फार्मूला लगा लेते हैं ना यार। क्या फार्मूला लगाएंगे? 40,000। अच्छा, वैसे टोटल भी तो हमने देखना होगा ना, फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं। चलें, बस 40,000 फर्स्ट के लिए, उसके बाद 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% करें तो नेक्स्ट के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 38,000। अच्छा, फिर 38,000 का 5% इज इक्वल टू, बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय 95% करते जाओ। 5% फाइंड करके लेस करने से बेहतर है मल्टीप्लाइड बाय 95% करते जाओ। तो 36,100, इसका 95%, 34,295, फिर इसका 95%, सॉरी, हाँ, नहीं, 4 तक थे, 5 तक थे, 5 तक नहीं थे। There would be no further reduction in the setup cost from the fifth batch to onwards. Okay, तो अब ये देखो, 4 तक तो ये आ गया ना, तो फिफ्थ 34,295 मल्टीप्लाइड बाय, अब बाकी कितने बच गए? 16 बैचेस। ये बात क्लियर है? 4 तक एज इट इज। अच्छा, यहाँ से नजर ही नहीं आ रहा आप लोगों को? ये देखें, फर्स्ट बैच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ तक एज इट इज चले, 5% की रिडक्शन आती गई। फिर कहता है कि सेटअप कॉस्ट फ्रॉम फिफ्थ बैच ऑनवर्ड, आप लोगों ने इसको कांस्टेंट कर देना है। तो जो फोर्थ बैच की है वही फिफ्थ, मेरे ख्याल से इसको रिड्यूस करना है 5%। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 बैचेस ये हो गए, बाकी 16 रह गए। अब देखिए इन 16 बैचेस की टोटल कितनी वैल्यू आ रही है? 54,8,720 प्लस दिस वन, तो टोटल वैल्यू क्या बन गई? 697,115। और इन दोनों को ऐड करो तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 697। हाँ जी, ओके, हो गई बात? किसी को कोई डाउट? तो फर्स्ट 4 के लिए उसने अलग से ये देखो 40,000, और फिर हर 40 जो भी वैल्यू आ रही है ना उसको 95%, फिर यहां पर ये 95% आ गया, इसने रेस्ट बार 2 कर दिया। कि पहले साल ये आएगा, फिर दूसरे साल 40,000 रेस्ट टू पावर 2, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, वो वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। फिर ये उसने फोर्थ ईयर के लिए कर दिया, तो ये टोटल वैल्यू आ गई। सिंपल सा है कि आप इसको इस तरह से जाके लिख दो कि फर्स्ट के लिए 40,000, फिर नेक्स्ट के लिए वर्किंग क्या शो करोगे? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, आप लोगों ने जाके टाइम लिख देना है जो भी ये कॉस्ट आ रही है। फिर जब थर्ड के लिए जाओगे तो यहां पे लिख दोगे 38,000 मल्टीप्लाइड बाय
तो ये मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा इजी है कि पावर शावर को आप लोग रहने दो। और फिर जब फोर्थ के लिए जाओगे तो फिर 36 100 मल्टीप्लाइड बाय 95%, ये फोर्थ के लिए आ जाएगा। तो जब फिफ्थ टू 20, तो आपने इस तरह से वर्किंग शो करते हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई। क्लियर? तो टोटल सेटअप कॉस्ट आप लोगों को यहां से मिल जानी है 697,115। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो उसने कहा भाई एक बैच बनाने पे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना वो 45,000 है एक बैच। तो 20 बैचेस बनाने पे कितना होगा? 45 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 900,000। और ये जो एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड इररेलेवेंट कॉस्ट हो जाएंगी, मतलब डिसीजन मेकिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है। आप लोग चाहे प्रोडक्शन करो, ऑर्डर मिले ना मिले, फिर भी आपने ये करनी है, तो इसको आप लोग अलग से रहने दोगे। फिर दूसरी बात के ये अलग से इनको रहने दे, फिर आपके पास टोटल कॉस्ट क्या बन गई? और इसको डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये आ गई आपके पास। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आज वाला ये क्वेश्चन ज्यादा इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि कल वाला इससे ज्यादा हैवी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इस वजह से आज वाला ज्यादा इजी बन गया था आप लोगों के लिए। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हमारे पास, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझना है। तैयार हैं? अच्छा भाई, इस क्वेश्चन की अगर आप लोग रिक्वायरमेंट देखें ना, तो आपसे कहा गया है डिटरमिन that the wage plan recommended by the industrial relation department would be beneficial for the company or not। अब आपसे अक्सर इस किस्म की बातें पूछेगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आपको देते हैं और आपसे कहा जाता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है। अब आप लोगों को याद है आपने ईओक्यू पढ़ा था? याद है? भूल गए हो? तो ईओक्यू में भी तो ऐसा ही था ना कि डिफरेंट क्वांटिटी पर डिफरेंट डिस्काउंट्स गिवन होते थे। तो हम लोगों ने इसे बताना होता था कि भाई कौन सा डिस्काउंट या कौन सी क्वांटिटी हमारी ऑर्डर क्वांटिटी हो सकती है। वहां पर भी तो डिसीजन मेकिंग ही थी। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो ना अपने प्लान में कोई ना कोई चेंज लेकर आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि भाई हमें ये चेंज लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। अब चेंज तो आप उस टाइम पर लेकर आओ ना कि जब आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो प्लान। लेकिन जब प्लान ही बेनिफिशियल ना हो तो क्या आप चेंज लेकर आओगे? तो पहले उसकी कैलकुलेशन तो करो कि बेनिफिशियल बनता है या नहीं बनता, और कितना बेनिफिशियल बनता है हम उसके बारे में देखेंगे। देखो भाई, अगर मैंने अपने वर्कर्स को इंसेंटिव देने हैं, बोनसेस देने हैं, तो हमने पहला रूल क्या पढ़ा था? कि सिर्फ वर्कर का बेनिफिट ना देखना, अपना भी बेनिफिट देखना है। अगर वो वाला इंसेंटिव्स या बोनस प्लान प्लान चूज करो जिसमें आपको भी बेनिफिट हो रहा, आपको बेनिफिट क्या होना था? कॉस्ट पर यूनिट का डिक्रीज हो जाना। तो यहां पर भी आपने यही देखना है कि क्या अगर मैं न्यू प्लान्स को इंप्लीमेंट करता हूं तो क्या मेरी कॉस्ट में रिडक्शन आती है? अगर कॉस्ट में रिडक्शन आ जाए फिर तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कॉस्ट में रिडक्शन ना आए तो फिर वो प्लान मेरे किसी काम का नहीं। ऑलराइट। तो अब आपको वो क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड्स हो सकते थे। एक तो जो इन्होंने खुद बता दिया है, दूसरा मैं वैसे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि आप इसको इस तरह से भी देख लेते। मैं इसीलिए आपसे पहली बात करता हूँ कि स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ क्वेश्चन देखना, सोल्यूशन ना देखना। और आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जाके सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि अब आपका माइंड सिर्फ उधर चल रहा है जैसे बुक में लिखा हुआ है। अगर आप इसको चाहते तो आप इसको डिफरेंट मेथड से भी जाके सॉल्व कर लेते। एंड पे अब हम लोग ईओक्यू अगर आप याद करें तो हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट क्वांटिटी पर डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स होते थे। एक क्वांटिटी पे अलग से टोटल कॉस्ट फाइंड करते थे, दूसरी क्वांटिटी पे अलग से हम लोग फाइंड करते थे। एंड पे क्या देख लेते थे कि कितना कॉस्ट में हमें बेनिफिट हो रहा है। इसमें भी वैसे ही कर लेते यार। आपको नहीं जरूरत थी आप मटेरियल में सेविंग देखें, आप वेजेस में सेविंग देखें, आप ओवरहेड्स में सेविंग देखें, भाई ना देखो। आप फर्स्ट प्लान के मुताबिक टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते, सेकंड प्लान के मुताबिक भी टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते, दोनों कॉस्ट का डिफरेंस वो आपकी सेविंग है। सेविंग पूछे तो वो बता दो, अदरवाइज बेनिफिशियल पूछे तो टोटल कॉस्ट अगर कम आ रही है तो बताओ भाई प्लान बी इज बेनिफिशियल, अदरवाइज प्लान ए।
आप क्यों जा रहे थे उस साइड पर, कि ओवरहेड्स में डिक्रीज है या इंक्रीज है? पता है रीजन क्या थी, क्यों क्या आपने सोल्यूशन देख लिया? अब मुझे बताओ, आई क्या क्या आपको इसका सोल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड करेगा? तो क्या वहां पर आप देख पाओगे? तो आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन कैसे करना है? यही तो प्रैक्टिस का दिन था, क्या आपने अपना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, एंड पे से रिजल्ट देख लेते यार हम लोग। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आप लोगों में से हर किसी ने जाके सबसे पहले सोल्यूशन देखा है। क्यों? आपने कहा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, मैं पहले तो सोल्यूशन देखूंगा या देखूंगी। वहां पर ना आपके फेलियर की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली। और ये बात मैंने आपको कई मरतबा कही है कि आप अपने आप को खुद फेलियर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अब मैं कितना खींचूं आप लोगों को भाई, जहां पे आप खुद छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे होंगे। क्या मतलब गलत हो जाता क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा और क्या हो सकता। बस इतनी सी बात होनी थी। तो वो तो अभी भी गलत करके आए हो। तो कुछ नया कर लेते हैं, अपनी तरफ से जरा सोच लेते हैं कि अगर मैं करता तो कैसे करता। इतनी अक्ल तो आप लोगों में है ना, इसीलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बैठे हो। भाई पागल होते तो क्या इधर होते हैं? हाँ सही बात है। अच्छा अब देखें, टॉय लिमिटेड इज engaged in the production of single product on the basis of cost history. The management has estimated the cost of production per unit as follows. रॉ मटेरियल, एक यूनिट बनाने में 5 किलोग्राम का मटेरियल लगेगा, और पर किलोग्राम मटेरियल की कॉस्ट, तो एक यूनिट में टोटल मटेरियल। फिर कहता है कि जो लेबर है, एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स, और हम लोग लेबर को पे कर रहे हैं 25 पर आवर। तो एक यूनिट बनाने में कितनी लेबर? 250। फिर वेरिएबल ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो 250 का 60% ले लो, या लेबर और 10 का 60% मल्टीप्लाइड बाय 25 का भी 60%। तो अभी आपके पास सेम आंसर। तो हम लोग ना लेबर की कॉस्ट फाइंड करके उसका 60% ले लेते हैं। ये ज्यादा इजी मेथड है। बात क्लियर हुई? आगे देखो, टोटल हमारे पास एक यूनिट कितने में बन रहा है? 600 में बन रहा है। फिर देखो, द एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज 100,000 यूनिट। सब कुछ तो उसने बता दिया था। अब 100,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट मेरे पास आ सकती थी बड़ी इजीली। अब क्वेश्चन को जरा मुझे पढ़ना पड़ेगा कि कहीं किसी किस्म का कोई लर्निंग पर इफेक्ट वगैरह या क्या कुछ मुझे नजर आ रहा है। अब देखें उसने क्या कहा। अगर यहीं तक बात हो, ऐसी ही बड़ी प्यारी सी बात, तो 100,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट पूछ ले, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, तो आप लोग उसको टोटल कॉस्ट बता देते 60 मिलियन। ऐसे नहीं बन रहा? ऐसे ही बन रहा है ना? 60 मिलियन टोटल कॉस्ट आ जाती। ओके। अब प्लान बी तो बाद में शुरू होगा ना। ये प्लान ए था कि वो इसके मुताबिक चल रहा है। अब प्लान बी उसका क्या कुछ है? कहते हैं द मैनेजमेंट हैज बीन डीपली कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स लेबर एज इट हैज बीन विटनेसिंग वेरियस इनएफिशिएंसी। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट, जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, इसी तरह उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया है? इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट has recently carried out a study under the guidance of a consultant. It has put forward a plan whereby the company's wages policy is to be revised as under। अब वो अपना प्लान लेकर आ गए। प्लान ए तो खत्म हो गया ऊपर ही। अब प्लान बी उनका क्या है? कहते हैं रेट ऑफ वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय, पहले कितना था? 25 पर, और अब कितना होगा? 25 मल्टीप्लाइड बाय 112% या 1.12। तो कितना हो जाएगा वेज रेट अब हमारे पास? पहले कितना था? इंक्रीज हो रहा है, तो 112 इज इक्वल टू, अब जो वेज रेट होगा वो हमारा 28 हो जाएगा। ओके। दूसरी बात, कहता है वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 18 पर और सेव। मतलब ऐसे 10 घंटे लग रहे हैं,
अगर कोई 10 घंटे लगा रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाइड बाय 28 करके 280 रुपीज पे कर देंगे, डन। लेकिन अगर कोई 9 आवर्स में उसको कंप्लीट कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, 9 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 28, जितना उसने काम किया, फिर जो 1 घंटा वो सेव कर रहा है प्लस वो जो टाइम सेव किया मल्टीप्लाइड बाय 18। बात समझ आई है आप लोगों को? तो वो साथ में प्रीमियम भी हमने पे करना है। फिर क्या कहता है, consultant is of the view that the following efficiencies can be brought about by introducing the above change। अब हम लोगों ने जब ये वाली चीज अनाउंस कर दी वर्कर्स में, और वर्कर्स को पता है कि अब हमें सैलरी भी ज्यादा मिल रही है, तो उसकी वजह से अब उनमें मोटिवेशन आई। तो जब मोटिवेशन आए तो उन्होंने अपनी एफिशिएंसीज शो की। अब वो एफिशिएंसीज कौन कौन सी हैं, क्या बेनिफिट्स हमें मिलने हैं? कहते हैं रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%, वुड इट वुड रिड्यूस टू 3%। तो आज वेस्टेज वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब आपके लिए ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट है, आप लोग मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होते हो। अब यहां पर देखो ना, हमारे पास इनिशियली प्लान ए में हमारे पास वेस्टेज कितनी हो रही थी, लेकिन इस प्लान बी को इंट्रोड्यूस करवाने पर हमारे पास अब वेस्टेज कितनी हो गई है। तो ये एक एफिशिएंसी है, क्या वेस्टेज कम हो रही है, तो इसके मुताबिक रॉ मटेरियल की वैल्यू भी कम आएगी। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो प्लान ए के मुताबिक हमारा ये रॉ मटेरियल लग रहा है 200 का, इसमें वेस्टेज शामिल है। ओके, नॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट बनती है, तो इसमें वेस्टेज भी शामिल है। राइट? तो कितने की वेस्टेज शामिल है, कितने की वेस्टेज शामिल है इसमें? 7% की इसमें वेस्टेज शामिल है। तो हम लोग अपने रॉ मटेरियल जो पर प्रोडक्ट दे रहे होंगे, चार्ज कर रहे होंगे, वो हम लोग कितना कर रहे होंगे? नहीं, 7% है तो 93% पर यूनिट रॉ मटेरियल दे रहे होंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, देखो भाई, टोटल लग रहा है 5 किलोग्राम। आप क्वांटिटीज के मुताबिक भी जा सकते हैं, रेट सेम है, आप लोग टोटल वैल्यू भी ले सकते हैं, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम क्या करेंगे, 200 है 100%, इसमें से 7% की वेस्टेज, तो हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, तो पर प्रोडक्ट हम लोग रॉ मटेरियल कितने का दे रहे हैं? 186। ओके, अब 186 का ही देना है अभी भी, लेकिन अब हमें वो 200 रुपए में लेने की जरूरत नहीं है। अब हम उसको कितने में लेंगे? अब कहता है कि ये आपके पास जो वेस्टेज है ना वो 3%, तो मतलब ये वाली वैल्यू कितने परसेंट के इक्वल आ जाएगी आफ्टर वेस्टेज ऑफ 3%? तो ये वाली वैल्यू कितने परसेंट के इक्वल आ जाएगी? ओके, मल्टीप्लाइड बाय, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी अब? 1975। क्या आपको मेरी ये बात तो समझ नहीं आई ना? नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? कहां से बात नहीं समझ आई? 186 समझ आया है? तो 186, अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल चाहिए, साथ में उसमें 3% की वेस्टेज भी है, तो आप 186 का तो नहीं लेंगे ना, थोड़ा सा ज्यादा रॉ मटेरियल लेंगे ना, ताकि वेस्टेज के बाद प्रोडक्ट को 186 मिल सके। एम आई राइट? तो प्रोडक्ट को कितने परसेंट, अब अगर 3% की वेस्टेज है, 100% पे जाए, 100 रुपए का अगर रॉ मटेरियल परचेज करोगी, 3 रुपीज का वो वेस्ट होगा, तो प्रोडक्ट को कितने परसेंट जाएगा? तो ये 97% है जो 186 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप इतने का परचेज करो। ओके, हो गई ये बात? तो बेनिफिट कितने का हो रहा है? तो बेनिफिट कितने का हो रहा है प्लान ए के मुताबिक? अगर आप देखो तो 200 रुपए का आप रॉ मटेरियल लगा रहे थे पर प्रोडक्ट, और प्लान बी के मुताबिक देखो तो 191.75 का रॉ मटेरियल लगाओगे अब। एम आई राइट? कितने का बेनिफिट हुआ है आपको? 8.25 एक यूनिट पर। और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 100,000, 10,000 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100,000, तो रॉ मटेरियल में सेविंग आपकी कितनी हो जाएगी? ओके, हो गई अब? कैसे साजिद भाई, कैसे?
क्या 200 रुपए का पहले रॉ मटेरियल ले रहे थे प्लान ए के मुताबिक, प्लान बी के मुताबिक कितने रुपीस का रॉ मटेरियल लोगे? जब वेस्टेज कम होगी तो अब 200 को तो रॉ मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है ना। अब कितने का रॉ मटेरियल लोगे? बोल दो। फारसी में लिखा हुआ है? चलो शुक्र है। तो कितने का बेनिफिट हो रहा है तुम्हें? जी, शाबाश, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 8.25। ये थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से शायद ये कोई आ रहा है, ऐसा ही है ना। अच्छा फिर इतने का बेनिफिट तो एक यूनिट पे हो रहा है, तो टोटल यूनिट बना कितने रहे हो? 100 तो मल्टीप्लाई बाय 100,000। तो रॉ मटेरियल में कितने का बेनिफिट हो जाएगा आपको? हाँ जी, ओके ओके बात। आप कोई डाउट? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों ने क्या करना था यहाँ पर, अब रॉ मटेरियल आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। चलो मैं इसको जरा यूं लेकर आऊं इसके मुताबिक। तो अब प्लान ए है ये आप लोगों का। ये आपको दूसरा मेथड भी जरा साथ साथ बता रहा हूं अगर हो सका तो। ये प्लान ए, प्लान बी साथ में लिख लो। और प्लान बी के मुताबिक रॉ मटेरियल पर यूनिट अब आप कितने का लगाने वाले हो? 1 ये 75 का 6 राउंड ऑफ करके बन रहा था। 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.93 और डिवाइडेड बाय 0.97, 191.75। चलें ठीक है। ओके हो गई ये बात? ओके हो गई। चले अब नेक्स्ट देखें जरा। अगला पॉइंट क्या है इसका? कहते हैं 70% ऑफ द वर्कर्स would work more efficiently and improve their efficiency by 25। अब हमने क्या कहा था कि वैसे तो आपको 10 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, लेकिन हमने उनसे कहा कि अगर आप हमारा टाइम सेव करोगे ना तो हम आपको 18 रुपीज ऑफ टाइम सेव्ड भी देंगे, है ना ऐसा। तो उसने कहा है कि हमारे टोटल वर्कर्स में से 70% ऐसे थे जिन्होंने ये एफिशिएंसी दिखाई और उन्होंने टाइम सेव किया। और उन्होंने टोटल टाइम का जो अपनी एफिशिएंसी थी ना वो 20% पे, मतलब 30% ऐसी लेबर थी जिन्होंने एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर 10 आवर्स लगाने थे तो उन्होंने 10 आवर्स ही लगाए। क्या मेरी बात समझ आई है? 30% ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल टाइम जो लगना था उन्होंने वही लगाया, लेकिन 70% ऐसे वर्कर्स भी थे जिनको हम लोगों ने ओवर टाइम पे करना है ड्यू टू एफिशिएंसी। नहीं? ओके। अच्छा अब देखो, अब इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने किस तरह से करनी है। ओवरहेड की बात तो बाद में आ जाएगी। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंप्रूव एंड द रेट ऑफ द रिजेक्शन विल रिड्यूस फ्रॉम 4%। अच्छा ठीक है। अच्छा अब इसकी जरा वर्किंग देखना। तो भाई इन नॉर्मल केसेस में हम एक यूनिट के ऊपर कितने रुपीस पे कर रहे थे? 250। ठीक है, तो 100,000 यूनिट्स के ऊपर कितनी अमाउंट पे कर देंगे हम लोग? 25 मिलियन। ओके हो गई। इन टोटल हम लोग प्लान ए के मुताबिक जाकर उनको पे कर देंगे 25 मिलियन। लेकिन अगर अब आप लोग यहां पर देखो एक यूनिट पर कितना टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें से ना 70% ने अपनी एफिशिएंसी शो की। तो हम लोग करेंगे 10 का टाइम सेव, जरा देखना है ना हम लोगों ने। टाइम सेव 10 का 70% और एफिशिएंसी कितनी शो की उन्होंने? 20%। तो वो इतना टाइम सेव करेंगे। तो पर यूनिट कितना टाइम सेव करेंगे? 1.4। ये बात समझ आई है आप लोगों को? देखो भाई, अगर सिर्फ वो 70% वाली बात ना करता और वो ये कह देता कि इसकी वजह से 20% की एफिशिएंसी आई है, तो जहाँ पे 10 मिनट्स 10 आवर्स लग रहे थे वहां पे 20% इसका मतलब 2 की एफिशिएंसी आ जाएगी, हम डायरेक्ट 8 पे चले जाते हैं। हम कहते हैं 2 की एफिशिएंसी आई है। लेकिन वो जो 2 की एफिशिएंसी है ना वो बेसिकली 100% इंप्लॉयज ने नहीं शो की, 70% ने की। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 70।
1.4। तो जो एफिशिएंसी आई है ना वो 1.4 की आई है। अब ये बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर? तो अब आफ्टर एफिशिएंसी आपको एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 8.6। फिर लेबर कॉस्ट अब हम लोगों ने उसको पे करनी है, तो वो कहते हैं रिवाइज्ड वेजेस कितनी होगी? 8.6 टाइम लग रहा है, लेकिन 8.6 को किस तरह से पे करोगे? एट द रेट ऑफ 28। आफ्टर 12% इंक्रीज हमने 28 फाइंड किया था ना, तो 8.6 को, ये तो बेसिक टाइम लग रहा है ना हमें, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 28, तो ये आ जाएगी बेसिक वैल्यू 240.8। ओके। अब देखो टाइम सेव कितना हुआ हमारा, उसका मल्टीप्लाइड बाय 18। तो उसने खुद ही बता दिया था कि जो टाइम सेव करोगे ना उस पर तुम्हें 18 रुपीज पर टाइम सेव्ड और आपको प्रीमियम मिलेगा। तो ये प्रीमियम हम कितना उसको जाके पे कर देंगे। तो अब हम लोग उसको टोटल कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं पर यूनिट? ऐसा नहीं है? क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई है? अब अगर आप लोग गौर करें, पहले पर लेबर पर यूनिट हम लेबर को कितना पे कर रहे होते थे, तो अब कितना न्यू प्लान के मुताबिक कितना पे कर रहे हैं? तो पर यूनिट मेरी लेबर कॉस्ट 16 रुपए इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो जाना तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल नहीं है ना, मेरी सेविंग तो नहीं है ना ये तो मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ गया। तो अगर मैं 1 लाख नंबर ऑफ यूनिट बनवाऊं तो टोटल मेरे पास लेबर कॉस्ट कितना इंक्रीज कर जाएगी? 1.6 मिलियन। ओके। ओके। तो वैल्यू आ जाएगी 1.6 मिलियन का डिक्रीज। डन। डन। और अगर इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट करो 266 और यहां पर जाके लिख दो कि भाई लेबर की कॉस्ट है हमारे पास 266, आप वो इंक्रीज डिक्रीज ऐसा ना देखो, आप अलग से प्लान बी के मुताबिक पर और पर यूनिट अपनी कॉस्ट फाइंड कर लो। तो इसके मुताबिक लेबर की कॉस्ट हमारे पास बनेगी 266। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट वगैरह, कोई मसला? क्या? बेटा पे कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। देखो यहां पर वैल्यू कम हो रही थी तो पॉजिटिव, ठीक है, इससे सेविंग थी ना, तो सेविंग को उसने पॉजिटिव ही रखा। लेकिन ये प्लान बी के मुताबिक एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है इसलिए वो नेगेटिव कर रहा है इसको। ऊपर वाले किस्म का उसका इनफ्लो है ना, नीचे वाला आउटफ्लो है, इसलिए उसने नेगेटिव में लिख दिया उसको कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मैं वेजेस ज्यादा पे कर रहा हूँ एज कंपेयर टू प्लान ए। तो कितनी ज्यादा पे कर रहा हूँ उसने 1.6 में। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसकी वर्किंग किसी और मेथड से भी हो सकती थी? मतलब एक तो ये है ना कि इसने इस तरह से करके दी, ये वर्किंग टू, क्या किसी और तरह से भी हो सकती थी? मतलब अगर सपोज मैं इसको ना देखता, तो क्या कोई और मेथड था जिसके मुताबिक मैं इसको कैलकुलेट कर सकता कि मेरी टोटल वेजेस कितनी बन रही हैं अकॉर्डिंग टू प्लान बी? क्योंकि प्लान ए के मुताबिक तो इजी सा है ना, कि मैं पे कर रहा हूं उनको कितनी अमाउंट, 250 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 यूनिट्स, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 25 मिलियन लेबर कॉस्ट जा रही है। am I right? लेकिन अगर अगर मैं आपको प्लान बी दूं, अब ऐसे समझो मैं आपको एमसीक्यू दे दिया मैंने, मैं आपको प्लान बी दूं, यही डाटा दूं, लेबर के बारे में सिर्फ मैं आपको बता दूं, और मैं आपसे कहूं कि अकॉर्डिंग टू प्लान बी द कॉस्ट ऑफ लेबर वुड बी, आप मुझे क्या बताओ? बताओ जरा, कोशिश करो, कुछ ना कुछ को ट्राई कर लो कि आपके, अब देखो इतनी सारी कैलकुलेशन आपने की हुई हैं, सेम डाटा हो कि वैसे वे 10 आवर्स पर यूनिट आपको, आप लोगों को लगते हैं कि यूनिट बनाने में, लेकिन हम लोगों ने ये इंसेंटिव्स प्लान दिए, तो वेजेस 28 रुपीज पर बेसिक वेज, 28 रुपीज पर आवर हो गई। 18 का आप लोगों ने जाकर उसको बेनिफिट देना है ऑफ टाइम सेव्ड, और 70% आपके वर्कर, मतलब यहां से ये वाला पॉइंट उठा लो, ने अपनी एफिशिएंसी, लर्निंग कर्व इफेक्ट नहीं है ये डिफरेंट चीज है, ये लर्निंग कर्व इफेक्ट नहीं है, ये डिफरेंट चीज है।
70% ऑफ द वर्कर्स ने अपनी एफिशिएंसी शो की टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू प्लान बी मैं कितनी जाके पे। बस छोड़ दो इस क्वेश्चन को, इसने क्या कुछ पूछा हुआ है। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको वेजेस कितनी बताओगे? शाबाश, जरा ट्राई करो। 3 मिनट है आपके पास, जरा ट्राई करो, इसकी तरह कैलकुलेशंस करो, लिखो इसको। क्या आपके ख्याल में इसकी किस तरह से वर्किंग होनी चाहिए थी? ऐसे समझो जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनल पेपर, एक ही क्वेश्चन 100 मार्क्स का और इसी पे जीना मरना है। ये ठीक हो गए तो पास है, वरना रह गए। चलें, शाबाश, ट्राई करें। अच्छा, अब देखें कि हम लोगों ने इसके बारे में किस तरह से वर्किंग वगैरह करनी थी। एक तो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लान ए और प्लान बी को पर यूनिट के हिसाब से लेके चल रहे हैं या टोटल के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। टोटल के हिसाब से लेके चलना भी था तो इन सब को मल्टीप्लाइड बाय 100,000 करते जाते हैं, तो रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाती। ओके, पर यूनिट के हिसाब से चल रही हैं तो 191.75 तो सबको क्लियर है। अब बात आती है 266 कैसे आ सकता था। एक वर्किंग उसने खुद हमें बता दी। दूसरी वर्किंग अब हमने क्या करना था कि भाई हमने देखना था क्या नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई फर्क पड़ रहे हैं, चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, क्या नंबर ऑफ यूनिट में कोई फर्क पड़ रहा है। अच्छा, अब हमने इसकी वर्किंग किस तरह से जाके करनी थी। हमने देखना था कि बेसिक के मुताबिक हमें कितना टाइम लगेगा, 100,000 यूनिट्स बनाने में कितने घंटे, कितने आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हमारे पास आंसर आ जाता 1 मिलियन। वही नंबर ऑफ जीरोस का जरा ख्याल रखा करें। ये बात से मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 मिलियन। अब अगर मैं उनकी एफिशिएंसी पे कोई बात ना करूं तो मुझे 1 मिलियन नंबर ऑफ और रिक्वायर्ड थे, कोई डाउट। लेकिन मेरी लेबर ने ना 1 मिलियन और नहीं लगाए। उन्होंने उनमें से 70% ने अपनी एफिशिएंसी शो कर दी। तो अब आपने ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना था। 30% एंड, तो 30% वालों के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स बन गए? 300,000। 70% वालों के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स बन गए? कोई डाउट? ये बेसिक है, उनको इतना इतना टाइम मैंने दिया हुआ था। ये जो 30% वाले हैं ना, इन्होंने 300 आवर्स थे और इन्होंने लगाए भी 300 आवर्स, और कोई टाइम सेव नहीं किया। बात क्लियर हो गई? लेकिन वो जो 70% वाले थे ना, मैंने उनसे कहा कि भाई 700 आवर्स हैं, लेकिन उन्होंने 20% एफिशिएंसी शो कर दी और उन्होंने टोटल टाइम का 80%, 560,000 नंबर ऑफ आवर्स यूटिलाइज किए और टाइम सेव किया कितना? ये बात समझ आई है? क्लियर? अच्छा, अब अगर आप लोग देखो 100 यूनिट्स बनाने के लिए मेरी लेबर को टोटल टाइम कितना लगा? 300 आवर्स इन्होंने लगाए प्लस 560 आवर्स इन्होंने लगाए। टोटल टाइम उनको कितना लगा? 860 आवर्स। और 860 आवर्स की पेमेंट मैं करूंगा एट द रेट ऑफ 28। कोई डाउट? करो फिर पेमेंट। 2408 आगे कितने जीरो? 3 या 4? 4 होंगे। ओके, अच्छा फिर टाइम सेव कितना हुआ? 140,000 मल्टीप्लाई, और इस टाइम सेव का मैं उनको इज इक्वल टू 52, 500। टू 52,000 ऐसे ही है ना? तो टोटल वेजेस मैं कितनी पे कर रहा हूं? 600,000।
ओके, फॉर 100,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, एम आई राइट? तो अगर टोटल पे जा रहे थे तो आप यही अमाउंट लिख देते, और अगर पर यूनिट पे जा रहे हो तो एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100,000 कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 266। ये देखो। ओके, तो जैसे मैं वैसे आपसे कह के गया था कि टोटल वेजेस कितनी होंगी, तो 266 फाइंड कर लिया था पर यूनिट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, 26.6 मिलियन आंसर आ जाता है आप लोगों के पास। ओके, हो गई बात। और जहां पर आप लोगों ने ये 10,000 लिया है, वहां पर सिंपली 10 के साथ कैलकुलेशन कर दो, तो आपके पास डायरेक्ट 266 आ जाएगा। मतलब आप टोटल नंबर्स के साथ ना जाओ, आप पर यूनिट के साथ चले जाओ, एंड पे फिर 266 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 कर दो, तब टोटल बन जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है आपने चलना कैसी है। यही कैलकुलेशन 10 के साथ भी हो सकती थी। ओके। ओके, चलो शाबाश, लड़खड़ा गए। अच्छा, तो क्या बैसाखियां ला के दूं? हैं? ये बैसाखियां ही थी, ये जो चीजें मैंने सिखाई है ना, ये आप जैसे लोगों के लिए यही बैसाखियां हैं। इन्होंने आपको सपोर्ट करना है। अच्छा देखो, अब कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ ना क्यूएम के टीचर होने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि उसे पता है कि डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे हो सकते। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर को ना सिर्फ यही पता होता है कि भाई ये कैलकुलेशन बस ऐसे करते हैं, लेकिन क्यूएम का टीचर कोई ना कोई राह निकाल ही लेता है कि भाई ये मेथड ना सही तो ये कैलकुलेशन ऐसे भी हो जाएगी, ये ना सही तो ये कैलकुलेशन ऐसे भी हो जाएगी। तो हम लोग ना आपको मल्टीपल मेथड एट द सेम टाइम बता रहे होते हैं कि कोई एक भी पिक हो गया ना, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाना है। ओके, होगी बात। फिर दूसरी बात है, मैं आपको ये सोल्यूशन इसके मुताबिक भी समझा रहा हूँ साथ साथ, लेकिन मैं लोग अपने मेथड के मुताबिक भी आ रहा हूँ। क्या आप लोगों ने इस तरह से जाके करना था। अब अगर आप अगले पॉइंट की बात करें, तो वो अगला पॉइंट आप लोगों के पास था ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, और वो आपने 250 का 60% लिया तो 150 आ गया। लेकिन मेरे पास अब डायरेक्ट लेबर कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, 266 का नहीं लूंगा, क्योंकि उसने कहा था कि इसकी परसेंटेज में भी 55% है, 60% नहीं है, कि ओवरहेड्स भी हमारे रिड्यूस हो गए हैं, विल बी रिड्यूस टू 55% ऑफ द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो वो कितना था, 266। 266 का 55%, तो मैं पर यूनिट के ऊपर कितने जाके वेरिएबल ओवरहेड चार्ज करूंगा, 146 अच्छा, अब यहां पर देखो तो क्या मुझे बेनिफिट नहीं हो गया? पहले मैं 150 रुपए पे कर रहा था, अब मैं पे कर रहा हूँ 146.3, तो ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को जैसे 3.7 का मुझे बेनिफिट हो रहा है पर यूनिट? एम आई राइट? अगर 3.7 का पर यूनिट बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे 3.7 मिलियन का बेनिफिट हो जाएगा, 370,000 का बेनिफिट हो जाएगा। ये आ गया, कोई डाउट? क्लियर हो गई बात? अब बताओ, क्या मुश्किल थी ये कैलकुलेशन? मुश्किल उस टाइम में बनती है जैसे ही आप वर्किंग देखते हो उसकी, आप घूम जाते हो, पता नहीं कर क्या रहा है। भाई रास्ता चेंज कर लो, हर रास्ता हर बंदे के लिए नहीं है। उसने अपनी मर्जी से किया, आप अपना रास्ता चुनो। भाई जिससे जहाज की टिकट अफोर्ड हो सकती है वो ट्रेन पे सफर करेगा। अब जो ट्रेन पे जा रहा होगा उसने तो आपको वही बताना है ना कि भाई ट्रेन पे ऐसे जाते हैं, और उस पे तो आपको 20 घंटे लग जाते हैं यहां से मुल्तान पहुंचने में। भाई आपके पास जहाज अफोर्ड करने की सहूलत है बड़ी, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे, तो क्यों नहीं फायदा लेते उस चीज का? आप खपते रहते हो, नहीं वो तो ट्रेन पे जा रहे हैं, मैंने भी ट्रेन पे ही जाना है। क्या ऐसा करोगे कभी? तो जब उधर नहीं फॉलो कर रहे तो इधर क्यों करना है? अच्छा, मंजिल सबकी एक जैसी ही है। अब आप लोग कहो कि भाई मेरे क्लास फेलो से तो पेपर कंप्लीट हुआ नहीं था, तो मैं क्यों कंप्लीट करूं? कैसे ही करोगे? शुक्र है। अच्छा, अब कोई डाउट यहां तक? मेथड भी सही सही समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट वन जो है ना, वो बड़ा प्यारा सा पॉइंट उसने पूछा और बताया। क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंप्रूव। किस तरह?
भाई पहले भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, अभी भी बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन पहले जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे ना, उनमें कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनते थे, और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स 4% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन थे। क्या? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स 4% ऑफ टोटल प्रोडक्शन थे। मींस दैट कि मैं जब 100 यूनिट बनाता था ना, उसमें से 4 डिफेक्टिव हो जाते थे, तो गुड यूनिट 96%, 96 यूनिट गुड आते। ओके, कहते हैं अब ऐसा नहीं है, अब इंप्रूवमेंट आ गई है। अब वो जो डिफेक्टिव यूनिट्स है ना, वो 3% है। अब जब मैं 100 यूनिट बनाता हूं, उसमें से 3 डिफेक्टिव हो जाते हैं, 97 गुड आते हैं। ऑल राइट, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? क्या उनको आप लोग अब बनाओगे भी 100 नंबर ऑफ यूनिट्स? भाई ये तो डिमांड है, ये तो पूरी करनी है, क्या उनको डिफेक्टिव यूनिट्स उठा कर दोगे कि ये लो गुड भी डिफेक्टिव भी तुम्हारी किस्मत, मैंने तो 1 लाख बना दिए? कैसे ही होगा? क्या उनको गुड यूनिट्स दोगे? तो फाइंड करो ना, तो आपने बनाए कितने थे? अब यहां पर ये भी तो देखो कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं कि उनको 100 यूनिट्स आप प्रोवाइड कर सको। अब उसके लिए क्या, सुने सुने, दोनों देखेंगे ना, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए के मुताबिक अगर आप लोग चलें, तो आप लोग 100,000 यूनिट्स उनको देने के लिए, तो गुड यूनिट कितने परसेंट होने चाहिए? आफ्टर 4% डिफेक्टिव 96% होना चाहिए। तो इसको डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, तो आप जो प्रोडक्शन करोगे वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की करोगे? 104,167, कितने यूनिट्स बनाओगे उसमें 4% डिफेक्टिव। अब 104,167 का 4% लो ना, तो 4167 ही आएगा। वो लेस कर दो तो बाकी 1 लाख यूनिट ही बचेंगे आपके पास। बात क्लियर? तो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोग पहले बना रहे थे प्लान ए के मुताबिक। सुन लेना जरा, सुन लेना, सुन लो। तो प्लान बी के मुताबिक कितने बनाओगे? अब भी देने तो वो ये 100,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ही है, लेकिन अब ये जो 100,000 है ना, ये 96% नहीं है। अब इसमें 3% की डिफेक्टिव है। तो आफ्टर 3% डिफेक्ट्स कितने परसेंट बाकी रहेंगे? तो अब जो न्यू प्लान के मुताबिक जो 100,000 आपके पास आएगा ना, ये बेसिकली कितने परसेंट होगा? एंड मल्टीप्लाइड बाय, तो टोटल अब कितने यूनिट बनाओगे? 3093, अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे। ऑलराइट, क्या हर, समझ तो नहीं आई ना? तो हर यूनिट बनाने पे क्या आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट नहीं लग रही? अच्छा, कितने यूनिट्स का बेनिफिट हो रहा है? कितने यूनिट्स कम बनाने पड़ रहे हैं आपको? प्लान बी के मुताबिक कितने? 1074, ये आप लोगों को कम यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही है ना? तो कम यूनिट्स बनाने पर क्या कॉस्ट भी कम नहीं इनकर करोगे? उतनी कॉस्ट भी तो कम ही आएगी ना। पहले आपके तमाम यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 600। अच्छा, न्यू प्लान के मुताबिक अगर यहां पर जाओ, तो इसके मुताबिक एक यूनिट कितने का बन रहा है? इसके मुताबिक एक यूनिट कितने का बन रहा है? 191.75, 266, 146.3 इज इक्वल टू 60 एक यूनिट इतने का बन रहा है। इतने यूनिट अब आपको कम बनानी है, तो पर यूनिट ये कॉस्ट भी तो कम ही बेयर करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है? तो टोटल कॉस्ट में रिडक्शन इन कॉस्ट, ये जो आपका डिफेक्ट्स आते हैं, वो कितने आ जाएंगे? वर्किंग 34167, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। 3093, ऊपर वाले जो यूनिट से मैंने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया था, उसने मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 3 कर दिया है, उसने सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट फाइंड किए हैं। तो कितने की सेविंग हो गई हमारे पास? अच्छा, ये इन्होंने ना थोड़ा सा इधर किया है। अगला एक पॉइंट हमारा रह गया था कि डिफेक्टिव यूनिट्स, the quality of production will improve and the rate of reduction will be reduced from 4% to 3%. Rejected units are sold for rupees 150 each. तो ये हमें बेनिफिट भी साथ में देके जाते हैं।
अब अगर प्लान ए पर थे ना, तो एक यूनिट हमारा कितने में बन रहा था? 600। लेकिन साथ में हमें 150 रुपीज दे के जाता था। तो जो लॉस हमें होता था ना, वो 600 का लॉस नहीं होता था। वो लॉस हमें कितने का हो रहा था? 450 का वो लॉस हो रहा था। एम आई राइट? अच्छा, कितने एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग बना रहे होते थे? 4167 नंबर ऑफ यूनिट्स हम एक्स्ट्रा बना रहे होते थे डिफेक्टिव। और इस पर हमें लॉस कितना हो रहा है? 450 रुपीज पर यूनिट। तो देखिए 4167 मल्टीप्लाइड बाय 450, कितने का लॉस हो जाता था? 450 इज इक्वल टू 75 150। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जब हम लोग प्लान बी पे गए, हम कितने एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं? मल्टीप्लाइड बाय। लेकिन अब ये जो लॉस हो रहा है ना, ये ना तो 600 का हो रहा है, ना 450 का हो रहा है। अब एक यूनिट कितने का बन रहा है? 604.205। इसमें से लेस कर दो 150, क्योंकि वो तो हमें रिकवर हो जानी है ना अमाउंट। तो बाकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी? 454.05। 0.05, 454.05 मल्टीप्लाइड बाय 3093, 1404377। ऐसे ही है। तो देखो, पहले जो लॉस मुझे हो रहा था ना, वो इतनी अमाउंट का हो रहा था प्लान ए के मुताबिक। और प्लान बी के मुताबिक देखो तो मुझे इस अमाउंट का लॉस हो रहा है। तो लॉस में इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है। डिक्रीज है तो मेरे बेनिफिट में जाएगा। तो कितना मुझे बेनिफिट हो रहा है? 470 अप्रोक्सीमेट, मतलब कोई थोड़ा बहुत अगर कोई डिफरेंस हुआ तो। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को डिक्रीज इन रिजेक्शन की समझ आ गई है। जो डिक्रीज इन रिजेक्शन हम लोगों ने कैसे बनाया। ओके, ऑल क्लियर? तो क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब अगर आप लोग देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई, तो मतलब प्लान बी पर मूव करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम बेनिफिट्स में रहेंगे। हर चीज में हमें बेनिफिट हो रहा है सिवाय लेबर। क्योंकि लेबर कॉस्ट हम लोगों ने इंक्रीज कर दी थी, तो लेबर को ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेबर को ज्यादा पे करने की वजह से रॉ मटेरियल भी कम हो रहा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हमारे कम हो रहे हैं ड्यू टू एफिशिएंसी, और रिडक्शन रेट भी हमारा कम हो। क्लियर हो गई बात? आई होप कि अब आप में से किसी को इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास आते हैं एग्जांपल नंबर 4। अच्छा, जर्नल एंट्रीज हैं। वैसे तो मैंने ये आप लोगों को बतानी है जर्नल एंट्री, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है जर्नल एंट्री। आप लोगों ने इससे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह में भी देखा हुआ है कि जब हम लोग वेजेस पे कर रहे होते हैं ना अपने वर्कर्स को, तो उस टाइम पर तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने जाके पेरोल अकाउंट या वेजेस अकाउंट बोल दो, वो डेबिट हो जाएगा। या वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट बोल दो, वो डेबिट हो जाएगा। और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिर ये जो वेजेस होती है ना, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये डायरेक्ट वेजेस आएंगी, ये इनडायरेक्ट वेजेस आएंगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की वेजेस आएंगी, ये सेलिंग जो डिपार्टमेंट होता है उसकी वेजेस हो सकती हैं। तो जो सी वेजेस जिससे रिलेट करती हैं वहीं पे भेजा जाता है। जैसे अगर अब डायरेक्ट वेजेस आ रही हैं, तो वर्क इन प्रोसेस में जाती हैं। तो इसके लिए हमारे पास एंट्री बनती है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट पेरोल अकाउंट क्रेडिट। इनडायरेक्ट होंगी तो हमारे पास जर्नल एंट्री बनती है एफओएच अकाउंट डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की वेजेस वगैरह हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमारे पास डेबिट हो जाएंगे और वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये थी बचपन की बातें। लेकिन अब क्या है, इसमें इसमें थोड़ी सी टैक्स की कैलकुलेशन भी आ जाएगी। आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पढ़ा होगा, तो उसमें ना दो रूल्स आप लोगों ने पढ़े थे। पहला रूल कि भाई इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉयज को सैलरी देते हुए उसमें से टैक्स डिडक्ट करना है, और वो टैक्स डिडक्ट करके उसने गवर्नमेंट को सबमिट करवाना। तो वहां पर टैक्स की डिडक्शन जैसे ही वो करेगा उसकी सैलरी में से, तो उस इंप्लॉयर के लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी। उसने अपने पास वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, और जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो लाइबिलिटी को डेबिट कर देगा और बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। आपको मेरी ये बात समझ आई? अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन,
आप लोगों ने ये भी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में देखा था कि बाज औकात एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉय की जो टैक्स होता है ना खुद से पे करता है। आपने ये बात पढ़ी हुई है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का टैक्स खुद ही पे कर देता है, मतलब उसको जो पे करता है ना वो एज इट इज पे कर देता है, उसकी सैलरी में से डिडक्ट। तो उसकी सैलरी के अलावा जो टैक्स बनता है ना वो टैक्स खुद से पे करता है। तो आपको पता है उस टैक्स पर भी टैक्स अप्लाई करना पड़ता है, एम्प्लॉयज के लिए वो बेनिफिट बन जाता है। तो वो आपने साथ में देखना होगा कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो सैलरी में ऐड हो जाता है। मतलब सपोज कि अगर मुझे सैलरी मिल रही है 100 रुपए की, उसके ऊपर है 10% टैक्स, तो बेसिकली मुझे तो 90 रुपीज मिलने चाहिए। हाँ, 10 रुपीज मेरे एम्प्लॉयर डिडक्ट कर ले और वो 10 रुपीज मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट को सबमिट करवा देगा। नहीं, मेरा एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, मुझे 90 रुपीज नहीं दे रहा, मुझे वो दे रहा है पूरे 100। और वो कहता है भैया आपका जो टैक्स होगा ना मैं खुद ही पे कर, राइट है। मुझे 100 रुपए मिल गए मेरे, लेकिन अब जो एम्प्लॉयर मुझे मेरा टैक्स पे कर रहा है ना वो भी मुझे बेनिफिट ही है, वो भी मेरी सैलरी ही है। तो जो 100 रुपए मिले प्लस वो जो टैक्स पे करेगा, मेरी टोटल सैलरी उतनी बन। क्लियर हो गई बात। तो अब कभी कभी एक्रूड सैलरी भी रह जाती है, कभी कभी प्रीपेड भी आ जाती है, तो हम लोगों ने वो चीज भी साथ में देखनी होगी कि एक्रूड है या प्रीपेड है। मजीद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। आपने एग्जांपल नंबर 4 वैसे अपनी तरफ से पढ़ के जरा अच्छे तरीके से वेजेस की कैलकुलेशंस करनी, वेजेस बननेगी कितनी। बाकी जो हमारे पास है इनकी जर्नल एंट्रीज वगैरह तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आपने सिर्फ वेजेस को कैलकुलेट करके आना है कि वेजेस बननी कितनी है, प्रीमियम कितना है, बोनस कितना है, बेसिक पे कितनी है, अगर कोई टैक्स कह रहा है तो टैक्स कितना होना चाहिए। और एग्जांपल नंबर 5, इवैल्यूएट द अबव ऑप्शन इन contrast with the existing scheme and advise management about most economic option। बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है, जैसे अभी आज हमने किया बिल्कुल उसी तरह का। तो साथ में एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपकी होम असाइनमेंट का पार्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।